हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ज्योग्राफी में। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी और आज हमारी क्लास नंबर 3 है जिसमें पढ़ेंगे टेम्परेचर या तापमान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम जो टेम्परेचर का टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें जो सबसे पहले ये टेम्परेचर है ये क्या होता है। देखो, सूर्य ताप की वायुमंडल और पृथ्वी के साथ होने वाली अन्योन्य क्रिया, उससे जो हमें ऊष्मा प्राप्त होती है वो कहलाता है टेम्परेचर। यानी कि जो सूर्य ताप आ रहा है वायुमंडल में और कुछ परावर्तित हो रहा है, जब परावर्तन के बाद जो बचा हुआ पृथ्वी तक पहुंचता है, उससे जो पृथ्वी का टेम्परेचर है, जो ऊष्मा मिलती है पृथ्वी को, वो ऊष्मा है, वही तापमान कहलाता है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो टेम्परेचर है ना उसको मापने की इकाई है वो कौन सी है। टेम्परेचर को हम 3 इकाइयों में मापते हैं। देखो, सबसे पहले है डिग्री सेल्सियस, ठीक है, फिर है फ़ारेनहाइट और केल्विन। इन 3 में मापते हैं, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसमें क्या है कि जब हम मैक्सिमम टेम्परेचर नोट करते हैं किसी भी दिन का, तो वो करते हैं दोपहर के 2 बजे को, और मिनिमम किसी दिन का टेम्परेचर नोट करेंगे वो करेंगे सुबह के 4 बजे को। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ये पॉइंट है कि जो एक और डेफिनेशन है वो कैसे है, धरातल से 1 मीटर की ऊंचाई पर जो वायु की गर्मी होती है ना, उसी को ही क्या कहते हैं, टेम्परेचर। यानी कि धरातल से 1 मीटर की ऊंचाई पर जो हवा है उसकी कितनी गर्मी है वही कहलाता है टेम्परेचर। ठीक है, और जो टेम्परेचर वो सूर्य ताप के रूप में हमें कहाँ से मिलता है, सूर्य से मिलता है। अच्छा, जो उच्चतम, जो सबसे अधिक टेम्परेचर होता है वो होता है भूमध्य रेखा पर, और जो सबसे कम होता है वो होता है ध्रुवों पर। आगे देखते हैं कि किसी भी क्षेत्र का अधिकतम जो ताप होता है वो होता है दैनिक ताप। ये क्या टर्म है, देखो, मान लो हमने टेम्परेचर नोट किया 1 महीने का। 1 महीने का टेम्परेचर जो हमने नोट किया वो 30 दिन का आ गया। 30 दिन में से हम अब क्या देखेंगे कि सबसे अधिक जो टेम्परेचर था वो किस दिन था। उस दिन का जो टेम्परेचर था वो अधिकतम तापमान हुआ उस महीने का, तो वो था तो दैनिक ताप ही ना। तो ये यही कह रहा है कि किसी भी क्षेत्र का जो हम अधिकतर टेम्परेचर नोट करते हैं ना वो होता है दैनिक ताप। ठीक है, आगे देखते हैं। फर्स्ट देखिए कि जो औसत टेम्परेचर होता है वो क्या होता है। औसत टेम्परेचर का क्या फॉर्मूला है निकालने का, दिन का, किसी भी दिन का अधिकतम टेम्परेचर और उसी दिन का न्यूनतम टेम्परेचर, उसको 2 से डिवाइड करके हम औसत टेम्परेचर निकाल सकते हैं। यानी कि किसी भी दिन का जो अधिकतम टेम्परेचर होगा वो होगा दोपहर के 2 बजे, और उसी दिन का जो न्यूनतम टेम्परेचर होगा वो होगा उसी दिन के सुबह, दिन के रात, ये जो सुबह सुबह मॉर्निंग वाले जो 4 बजते हैं ना, 4 o'clock का टाइम होता है वो वाला टाइम। तो इन दोनों टेम्परेचर को हम जोड़ेंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर निकालेंगे औसत टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट है मासिक औसत तापमान। यानी कि पूरे महीने का जो औसत जो टेम्परेचर होता है वो कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं प्रतिदिन महीने के दैनिक औसत ताप का योग, और उसको डिवाइड करते हैं महीने के दिनों की संख्या से। देखो, जो हमने ये 1 दिन का औसत तापमान निकाला था ना, इसी तरह से पूरे 30 दिन का औसत तापमान निकालेंगे। फिर 30 दिन का जो औसत तापमान था अलग अलग, उसको हमें जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो महीने में मान लो 30 थी दिनों की संख्या, या 31 थी, 28 थी, 29 थी, उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। इससे निकलाएगा महीने का औसत तापमान। नेक्स्ट है वार्षिक औसत तापमान। वार्षिक औसत तापमान हम कैसे निकालते हैं कि 12 महीनों का जो औसत तापमान आएगा ना, जैसे हमने ये 1 महीने का निकाला था, इसी तरह से पूरे 12 महीने का औसत तापमान निकालेंगे, उनका योग करेंगे और उसको 12 से डिवाइड कर देंगे। इस तरह से निकलाएगा वार्षिक औसत तापमान। आगे है फ्रेंड्स कि वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन से कारक हैं जो तापमान को प्रभावित करते हैं। ठीक है, फर्स्ट है अक्षांश या फिर सूर्य से दूरी। अक्षांश टेम्परेचर को कैसे प्रभावित करते हैं, देखो, मान लो ये अर्थ है और इस पे यहाँ पे ये है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री है, इस तरह से यहाँ पे है 90 डिग्री, यहाँ पे है 90 डिग्री, और इधर से सन है, और ये सन की सनलाइट पड़ रही है यहाँ इक्वेटर पे और यहाँ पे पोल्स पे। ठीक है, भूमध्य रेखा पे और ध्रुवों पर ये इस तरह से लाइट जा रही है। ठीक है, तो जो भूमध्य रेखा पे जो लाइट आई वो सनलाइट है वो बिल्कुल सीधी आ रही है। ठीक है, और जो सीधी पड़ेगी, अगर सीधा सूर्य ताप मिलेगा तो यहाँ पे अधिक मात्रा में मिलेगा। ठीक है, और जो तिरछा जाएगा तो वो
वो कम मात्रा में जाएगा। तो जहाँ पे अधिक तापमान होगा वो अधिक सूर्य के प्रकाश के कारण है, और जो कम है ध्रुवों पर वो कम सूर्य के प्रकाश के कारण है। ठीक है, नेक्स्ट है समुद्र तल से ऊंचाई। जो हम समुद्र तल से ऊंचाई पर 165 मीटर की ऊंचाई पर जब जाते हैं तो क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। और इसी तरह से जब हम और ऊपर 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो 6.4 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि समुद्र तल है जो यहाँ पे जो टेम्परेचर है ये तो ज़्यादा है, जब हम इससे 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो इस तरह ऊंचाई बढ़ेगी तो जो टेम्परेचर है वो कम होगा। ठीक है, आगे देखते हैं समुद्र तट से दूरी। देखिए, जो समुद्र का तट होता है ना वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो लगभग नॉर्मल रहता है, मतलब हमेशा ही एक जैसा सेम ही रहता है। ठीक है, न तो ज़्यादा वो बढ़ पाता है न ही वो ज़्यादा घट पाता है। इसका कारण क्या है कि जो समुद्र का पानी है ना वो देर से तो गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। ठीक है, तो जो टेम्परेचर होगा वहाँ का वो लगभग एक सा ही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं कि जो समुद्री धाराएं होती हैं वो कैसे टेम्परेचर को प्रभावित करती हैं। देखो, जो एरिया ऐसा होता है जहाँ पे गर्म जल की जो जलधारा बहती है तो वहाँ का टेम्परेचर तो होगा अधिक, और जहाँ पे ठंडे जल की बहती है वहाँ पे होगा टेम्परेचर कम। तो क्या कहता है ये, देखिए एक बार, भूमध्य रेखा पर गर्म जल की जो जलधारा है वो बहती है और ध्रुवों पर ठंडी बहती है। तो क्या करती है, जो गर्म है वो ध्रुवों की ओर जाएगी तो वहाँ का जो टेम्परेचर है उसको नॉर्मल कर देगी, लेकिन भूमध्य रेखा पर क्या है, टेम्परेचर अधिक है। ठीक है, और ध्रुवों पर था ठंडा। अच्छा, ध्रुवों पर ठंडा था, भूमध्य पर गर्म था। जब भूमध्य वाली जो ये जलधारा ये ध्रुवों पर जाएगी, पोल्स पर जाएगी, तो वहाँ का जो टेम्परेचर ठंडा था ना उसको मिलाकर नॉर्मल कर देगी। इसका एग्जाम्पल क्या है, एक यूरोप में जो नॉर्वे की गर्म जलधारा है वो इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे देखते हैं कि प्रचलित पवनें कौन सी होती हैं, जो टेम्परेचर को कैसे प्रभावित करती हैं। देखिए, जो प्रचलित पवनें होती हैं ना वो हमारे क्या है, जैसे हमारे उत्तरी भाग है, जो उत्तर भारत है उसमें कौन सी पवनें चलती हैं, वो चलती हैं लू। तो ये प्रचलित है ना, ये हर साल जो है लू चलती हैं गर्मी में। तो ये क्या है, वहाँ की प्रचलित पवनें हैं कि वो गर्मी के मौसम में ये चलेंगी ही चलेंगी। ठीक है, तो जब लू चलती हैं तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है। ठीक है ना, तो टेम्परेचर हाई होता है किसके कारण, लू के कारण, और लू क्या है, प्रचलित पवनें हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, और जहाँ पे शीतलहर चलती है वहाँ पे क्या है कि वहाँ का टेम्परेचर कम हो जाता है। तो प्रचलित पवनों ने टेम्परेचर को प्रभावित किया ना यहाँ पे। नेक्स्ट है भूमि का ढाल। भूमि के ढाल में हम क्या पढ़ते हैं कि मान लो ये भूमि है और इधर से सनलाइट आ रही है, तो ये वाला जो ढाल है यहाँ पे सनलाइट सीधी पड़ रही है ना, तो यहाँ का टेम्परेचर अधिक होगा। और जो ये वाला है जहाँ पे ये तिरछी जा रही है, इस क्षेत्र में जो टेम्परेचर है वो ये सीधी पड़ रही थी जहाँ पे किरणें, उससे कम होगा। और जो बिल्कुल ये बैक वाला एरिया है यहाँ पे दिन नहीं होगा, जहाँ पे सनलाइट नहीं आएगी, वो यहाँ से बहुत ज़्यादा ठंडा होगा। ठीक है ना, तो भूमि का ढाल भी इस तरह से हमारे टेम्परेचर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है भूतल का स्वभाव। देखिए, अगर मान लो बर्फीले क्षेत्र हैं, वहाँ पे आइस है, तो वो क्या करेगी, सनलाइट आएगी और उसका वापस से परावर्तन कर देगी। तो क्या होगा, वहाँ का टेम्परेचर वो लो ही रहेगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ पाएगा और वहाँ पे वनस्पति नहीं उग पाएगी। लेकिन जहाँ पे वनस्पति होगी और वहाँ पे सनलाइट आ रही है, तो जो ये वनस्पति है ना, ये पेड़ पौधे हैं, ये इस सनलाइट को यूज़ कर लेंगे। जैसे जो ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है इसमें सनलाइट यूज़ होगी। ठीक है, तो यहाँ का टेम्परेचर भी बढ़ता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं मेघ और वर्षा कैसे हमारे टेम्परेचर को प्रभावित करते हैं। देखो, जो सनलाइट आ रही है सन से, उसका 27% जो भाग है वो जो क्लाउड्स हैं वो परावर्तित कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद और दूसरी जो प्रक्रिया उसमें क्या है, वर्षा। जब है ना वर्षा होती है तो क्या होता है, जो ये देखो, ये बारिश की जो ड्रॉप्स होती हैं ये सरफेस एरिया पर पड़ रही है, और मान लो सरफेस एरिया है हॉट, मान लो यहाँ पे टेम्परेचर अधिक है, हाई टेम्परेचर है, और जब ये बूंदें यहाँ पर पड़ेंगी तो क्या होंगी कि जो ये वाला क्षेत्र था यहाँ पे जो टेम्परेचर था उसको कुछ ना कुछ तो कम करेंगी ना। तो इस तरह से इन्होंने टेम्परेचर को प्रभावित किया। ठीक है, आगे देखते हैं
पहले एक बार यही देखते हैं कि कौन से कारक थे जिन्होंने हमारे टेम्परेचर को प्रभावित किया। सबसे पहले है अक्षांश या फिर सूर्य से दूरी। जो जो हम 0 डिग्री अक्षांश से और 90 डिग्री अक्षांश तक जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ेगी तो भी टेम्परेचर कम होता जाएगा। जब समुद्र तट से दूरी बढ़ती है तो क्या होता है, समुद्र तट के आसपास का जो क्षेत्र होता है वहाँ पे तो जो इक्वल सा वही एक जैसा सा टेम्परेचर रहता है, लेकिन दूर जाने पर वो जो टेम्परेचर वो घटता बढ़ता रहता है। ऐसे ही समुद्री धाराएं, अगर ठंडे जल की धाराएं बह रही हैं तो उस एरिया में तो ठंड होगी, गर्म जल की धारा बह रही है वहाँ पे होगी गर्मी, ज़्यादा टेम्परेचर। प्रचलित पवनें हैं वो भी करती हैं हमारे टेम्परेचर को प्रभावित। जैसे हमारे उत्तरी भारत में जो गर्मी के मौसम में लू चलती हैं वो हमारे यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा देती हैं। ऐसे ही भूमि का ढाल होता है, जो ढाल सामने होता है ना, बिल्कुल सीधी सूर्य की किरणें पड़ती हैं, वहाँ पे तो टेम्परेचर अधिक होता है और जो विपरीत होता है वहाँ पे कम होता है। भूतल का स्वभाव, बर्फीला क्षेत्र होता है वहाँ पर जो सनलाइट है उसका परावर्तन हो जाता है, परावर्तन होने से वहाँ का टेम्परेचर कम, और जहाँ पे वनस्पति होती है वहाँ पे उस सूर्य ताप को यूज़ कर लेती है वनस्पति और वहाँ का टेम्परेचर भी बढ़ता है। ऐसे ही जो मेघ हैं वो सनलाइट का 27% परावर्तन कर देते हैं, जिससे टेम्परेचर कम होता है। और वर्षा आती है तो वर्षा उस एरिया पे जहाँ पे बारिश गिराती है वहाँ पे टेम्परेचर को कम कर देती है, ठीक है। ये हमने पढ़ ही लिया। आगे देखते हैं तापमान का क्षैतिज वितरण। देखो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो तापमान होता है ना उसमें जो सेम एरिया को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं, समान तापमान जहाँ पे है, वो जो रेखाएं जो समान तापमान वाले क्षेत्र को मिलाती हैं वो कहलाती हैं समताप रेखाएं या आइसोथर्म्स, ठीक है। आइसोथर्म्स या फिर समताप रेखाएं होती हैं वो समान तापमान वाले क्षेत्रों को मिलाती हैं, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ से कहाँ, ये पूर्व से पश्चिम की ओर होती हैं। जो ये आइसोथर्म्स होती हैं ये पूर्व से पश्चिम की ओर होती हैं। और अगर ये समताप रेखाएं दूर दूर तो हैं तो तापमान की जो प्रवणता दर है वो कम होगी, और अगर ये निकट हैं एक दूसरे के पास पास हैं तो प्रवणता दर अधिक होगी, ठीक है। और जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पे क्या है, वो महासागरीय जो भाग है वो है, वहाँ पे पानी अधिक है तो वहाँ पे जो समताप रेखाएं हैं वो सीधी बनती हैं। और उत्तरी गोलार्ध में जो स्थल भाग है तो वहाँ पे जो ये समताप रेखाएं ये स्पष्ट रेखाएं बनती हैं, ठीक है। हमने ये पढ़ा है अब तक। आगे देखते हैं कि जुलाई और जनवरी के जो टेम्परेचर को हम वर्ल्ड के मैप पर जब दर्शाएंगे तो किससे दर्शाएंगे हम। देखो अगर टेम्परेचर को कहीं भी दर्शा रहे हैं ना तो वो हम समताप रेखाओं के द्वारा ही दर्शाएंगे, ठीक है। और जुलाई में कौन सा टेम्परेचर है, जुलाई जो है वो कौन सा महीना है, ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे गर्म महीना होता है जुलाई। और जो जनवरी होता है ना ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे ठंडा महीना होता है। हम उत्तरी गोलार्ध में आते हैं तो क्या है, हमारे यहाँ पे जुलाई में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और जो जनवरी होती है वहाँ पे तब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जो टेम्परेचर है वो कम होता है। हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था जो वो कारक थे उसमें कि जो सनलाइट है वो भूमध्य रेखा पर सीधी रेखा में आती है और जो ध्रुवों पर है वो तिरछी पड़ती है, जिसके कारण ध्रुवों पर तो कम लाइट पहुंच पाती है तो ज़्यादा टेम्परेचर नहीं हो पाता, लो टेम्परेचर रहता है, और भूमध्य रेखा पर टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो जब समताप रेखाएं महाद्वीपों को तो पार करती है ना तो वो होती हैं भूमध्य रेखा की ओर झुकेंगी उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध में जब वो महासागरों को पार करेंगी तो वो ध्रुवों की ओर। फिर से देख लीजिए, जब उत्तरी गोलार्ध में जो ये समताप रेखाएं हैं ये महाद्वीपों को तो पार करेंगी तब तो ये भूमध्य रेखा की ओर झुकेंगी, और जब ये महासागरों को पार करेंगी तब ये झुकेंगी ध्रुवों की ओर, ठीक है। नेक्स्ट है दक्षिण गोलार्ध में जो स्थिति होती है वो उत्तरी गोलार्ध के बिल्कुल विपरीत होती है, ठीक है ना। हमने अब तक पढ़ा था जुलाई महीने का, अब देखते हैं हम जनवरी का। चलिए देखते हैं। देखिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा अगर आप तापमान का भी पढ़ रहे हो तो, ठीक है। इसको ध्यान से देख लेना, 2-3 बार इस वीडियो को सुन लेना। देखो जनवरी में क्या होता है कि इस महीने में उत्तरी गोलार्ध में तो सर्दी होती है और दक्षिण जो गोलार्ध है उसमें होती है गर्मी। देखो हम उत्तरी गोलार्ध में हैं तो हमारे यहाँ पे जनवरी के महीने में क्या होती है, ठंड होती है, सर्दी होती है, ठीक है। आगे देखते हैं जो रूस है, रूस जो है वो एशिया और यूरोप दोनों के दोनों महाद्वीपों में स्थित है, ठीक है। रूस एक ऐसा क्षेत्र है जो एशिया भी और यूरोप दोनों के दोनों ही महाद्वीपों में स्थित है।
और जो रूस का जो भाग एशिया में पड़ता है ना उसको बोलते हैं साइबेरिया, ठीक है। और साइबेरिया के अंदर वर्खोयांसक एक जगह है, वो जो है वो सबसे ठंडा स्थान है और यहाँ पे क्या है 50 डिग्री माइनस में 50 डिग्री टेम्परेचर पाया जाता है, इतना ठंडा है, ठीक है। महाद्वीपों को पार करते समय जो समताप रेखा है ना वो उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवों की ओर मुड़ेंगी, ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा था। और दक्षिण गोलार्ध में अनियमित समताप रेखाएं बनती हैं और ये पास पास बनती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं जुलाई का। इसमें है कि जुलाई के महीने में उत्तरी गोलार्ध में जो अधिकतर टेम्परेचर है वो 30 डिग्री है। ये 30 डिग्री लिख ही रहे हैं, आजकल तो ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा पहुंच जाता है। आगे देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में जो समताप रेखाएं जुलाई में महासागर से गुजरते हुए भूमध्य रेखा की ओर मुड़ेंगी। कि उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं जुलाई के महीने में महासागर से जब गुजरेंगी तो वो भूमध्य रेखा की ओर मुड़ेंगी और महाद्वीपों को अगर वो पार करेंगी तो वो ध्रुवों की ओर मुड़ेंगी, ठीक है। तो जब जुलाई में जो स्थिति होती है ना जनवरी में समताप रेखाओं की स्थिति उसके बिल्कुल उल्टी होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर वितरण में क्या होता है कि समुद्र तल से जो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है उस साइड जो टेम्परेचर का वितरण होता है वो किस प्रकार से होता है वो देखते हैं। देखो 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं ना जब हम समुद्र तल से, तो 1 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, ठीक है। और समताप मंडल में यानी कि वायुमंडल का जो समताप मंडल है ना वहाँ पे 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो टेम्परेचर है वो -50 से -60 डिग्री टेम्परेचर तक पहुँच जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मध्य मंडल। मध्य मंडल में 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो टेम्परेचर है वो -100 डिग्री तक पहुँच जाता है, ठीक है। अगला है 240 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो टेम्परेचर है वहाँ पे एक्सरेज आती हैं और एक्सरेज आके इकट्ठी होती रहती हैं जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर है ना वो 100 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर टेम्परेचर 1000 डिग्री तक पहुँच जाता है और इस जो ये 1000 डिग्री पहुँचने के बाद जो ये वायुमंडलीय भाग है ना ये कहलाता है ऊष्मा मंडल, ठीक है। मेरे को लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें और कुछ भी नहीं था समझने का, सिर्फ और सिर्फ ये याद करने की चीज़ें हैं। आगे देखते हैं तापमान का व्युत्क्रमण या फिर प्रतिलोमन। देखिए हम नॉर्मली क्या पढ़ते हैं कि ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है जो टेम्परेचर वो कम होता है, ये पढ़ते हैं हम। लेकिन ये जो व्युत्क्रमण है व्युत्क्रमण का मतलब होता है उल्टा। इसमें क्या होता है ये देखो, जब 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं ना हम समुद्र तल से तो 1 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो कम होता है भाई, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसके कारण ये टेम्परेचर कम न होकर और बढ़ जाए, जब ये टेम्परेचर बढ़ जाए तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा टेम्परेचर का व्युत्क्रमण या प्रतिलोमन, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि जो ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ कौन सी दशाएं हैं जब जो तापमान है उसके व्युत्क्रमण को प्रभावित करती हैं, ठीक है। फर्स्ट देखिए लंबी रातें। देखो जितनी लंबी रात होगी ना तो क्या होगा वहाँ का टेम्परेचर कम होगा। क्यों? अगर रात लंबी है दिन छोटा है तो दिन के समय पे सनलाइट कम मिलेगी और रात को जब भूमि विकिरण हो जाएगा तो रातें अधिक ठंडी हो जाएंगी तो वहाँ का टेम्परेचर कम रहेगा, वहाँ का टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है स्वच्छ आकाश। देखिए मान लो स्वच्छ आकाश है तो सनलाइट आ रही है, जब अधिक सनलाइट आएगी, ठीक है, अधिक सनलाइट आई लेकिन क्या है उस सनलाइट का परावर्तन भी तो जल्दी होगा और वो अधिक होगा। अगर अधिक आई है तो वो परावर्तित भी तो अधिक ही हुई है ना, ठीक है। इस तरह से जो टेम्परेचर वो कम रहता है। अगला है शांत वायु। शांत वायु में क्या होता है, मान लो वायु शांत है लेकिन वो आर्द्र वायु है। अगर आर्द्र वायु तो है, नमी वाली वायु है तो वो ऊष्मा को अधिक ग्रहण करेगी जब सनलाइट आएगी, और जो शुष्क है वो ऊष्मा को कम ग्रहण करेगी। इससे क्या बनता है, ये तापमान का व्युत्क्रमण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ढालू घाटियाँ। जो घाटियाँ ढलान युक्त होती हैं तो क्या होता है कि जब वो तीव्र घाटी होगी और गहरी होगी, ढलान होगा ज़्यादा, तो क्या होगा जो ठंडी वायु है वो तेज़ी से आएगी और घाटी के सारे नीचे उतरेगी और टेम्परेचर को कम कर देगी, ठीक है। ये है ढालू घाटियाँ। हिमाच्छादित प्रदेश। हिमाच्छादित प्रदेश में क्या होता है, देखो मान लो यहाँ पे बर्फ़ है, बर्फ़ ही बर्फ़ है और सनलाइट आ रही है तो जो ये बर्फ़ है ये सनलाइट का परावर्तन कर देती है और जो यहाँ का जो सतही भाग है ना ये ज़्यादा गर्म नहीं हो पाता, ये ठंडा रहता है। लेकिन मान लो सनलाइट आ रही है तो थोड़ा बहुत तो ये ऊपरी सतह को तो वो गर्म कर ही रही है ना,
तो इससे क्या हो रहा है कि नीचे वाली जो सतह है वो तो ठंडी है और थोड़ी बहुत ये ऊपर वाली सतह है यहाँ की वायु गर्म हो रही है, तो इसे कहते हैं तापमान का व्युत्क्रमण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तापीय व्युत्क्रमण के प्रकार। ये 4 प्रकार का होता है तापीय व्युत्क्रमण। इनको हम डीपली देखते हैं कि ये क्या क्या होता है। फर्स्ट देखिए भूपृष्ठीय व्युत्क्रमण, तापमान का भूपृष्ठीय व्युत्क्रमण। इसमें क्या होता है कि जो वायुमंडल होता है ना उसकी निचली परत में होता है ये, जैसे भूपृष्ठ नाम से पता चल रहा है ना, भूमि के पृष्ठ पर, तो वायुमंडल की निचली परत में है ना ये तापमान का व्युत्क्रमण होता है, वो कहलाता है भूपृष्ठीय व्युत्क्रमण। लेकिन ये होता कैसे है, देखो जब लंबी रातें होती हैं, लंबी रातें होंगी और भौमिक विकिरण हो जाए, और भौमिक विकिरण होगा तो जो ऊष्मा थी पृथ्वी के पास वो छोड़ दी ऊष्मा ने, और जो ये सरफेस एरिया था ये हो गया ठंडा। ठीक है, ये ठंडा हो गया, जो ऊपर का जो हमारा ये तो होगा ठंडा, और ये होगा ये इस यहाँ पे जो हीट है ये ऊपर वायुमंडल में चली जाएगी। हीट वायुमंडल में जाएगी तो ऊपरी हवा तो गर्म, नीचे की हवा ठंडी हो जाएगी। ठीक है, इससे बनेगा भूपृष्ठीय तापमान व्युत्क्रमण। ठीक है, आगे देखते हैं अभिवहन तापीय व्युत्क्रमण। अभिवहन में क्या होता है, जब चक्रवात आते हैं ना उस टाइम पे अभिवहन तापीय व्युत्क्रमण बनता है कि जब जो गर्म, मान लो ये इधर से गर्म हवा आ रही है, इधर से ठंडी आ रही है, जब ये आपस में एक दूसरे के पास आएंगी चक्रवात बनेगा, तो जो गर्म वायु है वो तो ऊपर चढ़ जाएगी, जो ठंडी वायु है वो नीचे उतर आएगी। तो ये इस तरह से जो वायु ऊपर नीचे गई है तो ये कहलाएगा अभिवहनीय तापीय व्युत्क्रमण, क्योंकि ऊपरी हवा तो गर्म होगी और नीचे की हवा होगी ठंडी। नेक्स्ट है उच्च पृष्ठीय तापीय व्युत्क्रमण। इसमें क्या होगा उच्च पृष्ठीय में, देखो नाम से पता चल रहा है उच्च यानी कि ऊपर। देखो जब कोई वायु ऊपर से नीचे उतरती है, ऊपर से नीचे उतर रही है, मान लो किसी भी पहाड़ी के सारे वायु ये नीचे उतर रही है घर्षण के साथ या फिर संपीड़न के कारण, जो ये वायु है ना ये गर्म हो जाती है। जब ये गर्म होती है और धरातल के निकट आती है, तो धरातल की तो जो वायु थी ना वो तो थी ठंडी, ये ठंडी थी, ऊपर से आ रही है, ये आ रही है गर्म वायु। तो ये ठंडी और जो गर्म वायु है इस प्रकार से जब ये अपने एक दूसरे के पास आएंगी तो यहाँ पे बनेगा उच्च पृष्ठीय तापीय व्युत्क्रमण। नेक्स्ट है वायु प्रवाह तापीय व्युत्क्रमण। जब ऊंचे भाग की जो ठंडी हवा है, ऊंचे भागों से जो ठंडी हवा वो नीचे उतरती है और घाटी में जब वो यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है, जो ठंडी हवा बहती है ना यहाँ पे, तो क्या होता है वो जो पहले जो गर्म हवा थी और ठंडी हवा थी उनके यहाँ पे एक दूसरे के पास आने से वायु प्रवाह तापीय व्युत्क्रमण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो घाटी में आके ऊंचे भागों की जो ठंडी हवा बहती है और जो नीचे तो वो ठंडी हवा होती है, लेकिन ऊपर क्या होती है, ऊपर होती है वो गर्म वायु होती है, तब बनता है वायु प्रवाह तापीय व्युत्क्रमण। ये था तापमान। और आगे एक बार देखिए तापमान का ये जो एक डायग्राम है तापमान प्रादेशिक वितरण का, इसमें देखो आप, देखो ये जो है ये इक्वेटर है, यहाँ पे इधर से सन की जो लाइट आएगी इस तरह से और ये इस तरह जाएगी इस तरह से, तो ध्रुवों पर तो तिरछी किरणें पड़ी और इक्वेटर पर पड़ी बिल्कुल सीधी सनलाइट। इससे क्या हो रहा है कि सीधी सनलाइट इक्वेटर पर आने से इक्वेटर पर ज़्यादा टेम्परेचर, और जो इक्वेटर से जब हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता जाता है। तो ये था हमारा टेम्परेचर का टॉपिक। ये इतना टफ कुछ भी नहीं था फ्रेंड्स, अगर आप इसको वीडियो को 2 बार देखोगे सुनोगे तो आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना। बाय बाय।